Hello students, it is time for something conceptual now. It means we will be starting with a very important chapter. Name of the chapter is Income and Employment, part of Macroeconomics. Important conceptual भी है, ग्राफ्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा जोन सा है इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंटली जहाँ आपका इंटरेस्ट फॉल करता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जितनी भी हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि 12 मार्क्स का चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। जितने में आप लोगों ने मनी पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा या आप लोग पढ़ेंगे, वो सारा का सारा जोन सा है उतने मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है। प्लीज़ पेपर पेन लेकर बैठेंगे, जो जो चीज़ें मैं समझाता जाऊँगा उन्हें नोट डाउन करते चलेंगे जिससे कि क्लैरिटी प्रॉपर रहे, ठीक है। और चैप्टर इंटरलिंक्ड है, अगर आप कोई भी लेक्चर इसका स्किप कर देते हैं तो प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना अपने आप से कि आपको आगे वाला जोन सा है पोर्शन वो समझ में आने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहने वाली है ये चीज़ कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे, सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 11th पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि 11th के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं डिमांड, है ना। डिमांड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कितना गुड्स कोई भी कंज्यूमर परचेज करता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस पे, दैट इज नोन एज डिमांड। एक थी इंडिविजुअल डिमांड, एक थी मार्केट डिमांड, ठीक है। मैं शॉर्ट में एक बार रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को, इतना यूज नहीं है लेकिन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ। लेट्स से दिस वाज प्राइस 10, हम क्वांटिटी परचेज करते थे 10, प्राइस जब कम हो जाता था हम ज़्यादा परचेज कर लेते थे। इसे हम बोलते थे इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि एक प्राइस पर एक सिंगल कंज्यूमर की हम डिमांड को इसके अंदर देखते थे। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का परचेज करने वाला एक सिंगल पर्सन ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो दिस इज क्वांटिटी ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ये 20 परचेज कर रहा है और नाउ बी इज परचेजिंग 30 व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 10 to 5। ये क्या हो जाता था, अगर आप लोग याद रख पाएँ या 11th करके आए हों तो बच्चे ये हो जाएगा मेरा मार्केट डिमांड कि 10 रुपीज़ पे टोटल डिमांड कितनी आ रही है 30 की, और 5 रुपीज़ पे टोटल डिमांड आ रही है 50 की। तो दिस वाज इंडिविजुअल डिमांड, दिस मच, दैट इज डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एट पर्टिकुलर प्राइस, है ना। एक सिंगल पर्सन की जब हम डिमांड को देखते हैं तो उसे इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। जब एक प्राइस पे देखते हैं कि ए कितना परचेज कर रहा है, बी कितना परचेज कर रहा है, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड। कभी क्लास 11th में जब हम लोग डिफाइन करते थे या डिस्टिंग्विश करते थे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, तो हम बोलते थे माइक्रो के टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। 11th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो और चाहे वो मार्केट डिमांड हो, दोनों के दोनों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तब ना अजीब सा लगता था कि यार एक से ज़्यादा परचेज करने वाला ए भी है, बी भी है, फॉर एग्जांपल सी डी ई भी मैं ऐड कर लूँ तो भी मैं इसे मार्केट डिमांड बोलूँगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस पे हम लोग देख रहे हैं कि कितने उसके बायर हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट इज एग्रीगेट डिमांड। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड, दिस इज मार्केट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ इट रेफर्स टू value of final goods and services that all the sectors of an economy are intending or are planning to buy at a particular point of time at a particular level of income। मैं दोबारा से इसे जो सा डिफाइन करता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। पहली बात तो एग्रीगेट डिमांड बच्चे मैंने जैसे बताया कि ये माइक्रो का पार्ट था हम लोगों का। एग्रीगेट डिमांड जो सा है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मैंने बताया वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर इंटेंडिंग टू बाय, यानी दे आर प्लानिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मैंने हल्का सा उसे मॉडिफाई कर दिया पहले वाले डेफिनेशन को, सिर्फ वर्ड्स इधर उधर किया, कुछ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है? सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज जितने भी पूरी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, है ना, विच दी ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे के सारे लोग जो उनसे हैं, जो इंटेंड कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड हुई, इस मार्कर को मैंने कितना परचेज किया, यानी कि ये मार्कर 20 रुपीज़ का है,
मैंने 5 परचेज कर लिए, इसका रेट 15 हुआ, मैंने 10 परचेज कर लिए, ये इंडिविजुअल डिमांड है। 10 टीचर्स ने इस मार्कर को कितना परचेज किया, टीचर ए, टीचर बी, टीचर सी, टीचर डी, ये मार्केट डिमांड हो गया। लेकिन जब हम बोलते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर और जितने भी लोग हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, वो टोटल कितना बाय कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी कि ऑल दी सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे बेटा इसके अंदर। पहला है ऑल दी सेक्टर्स, यानी कि जितने भी सेक्टर्स हैं, अभी हम लोग सेक्टर स्टडी करेंगे। दूसरा है प्लानिंग टू बाय, एक्चुअल बाय नहीं कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि हाँ इतना हम लोग बाय कर लेंगे एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। यानी कि जहां पर हम लोग डिमांड को प्राइस के रेफरेंस से पढ़ा करते थे, जबकि डिमांड का एक फैक्टर इनकम भी हुआ करता था कि डिमांड किस पर डिपेंड करती है, इनकम पर भी डिपेंड करती है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के रेफरेंस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड को। अब हम लोग इसी डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके इन सब चीजों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बनकर तैयार है गुड्स, या इवन अगर मैं रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहा हूं तो भी वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद मैंने बोला प्लानिंग टू बाय। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मैं एक्चुअल बाय नहीं देख रहा हूं कि एक्चुअल कौन कितना बाय करेगा, मैं देख रहा हूं कि प्लान क्या है। आप इस चीज को समझो कि एक्चुअल और प्लान के बीच में डिफरेंस क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम जितना भी पढ़ेंगे हम लोग प्लान्ड ही पढ़ने वाले हैं, हम एक्चुअल नहीं पढ़ने वाले हैं। जो मेरी इंटेंशन है, जो मैं सोच रहा हूं कि मुझे कितना बाय करना है, उसे मैं बोल रहा हूं क्या, प्लानिंग टू बाय। ओके है जी। आप इस चीज को समझो कि मैंने सोचा कि यार इस साल मैं इतना खर्चा करूंगा, मेरा बजट इतना है, लगभग इतना पैसा आएगा, मैं इतना पैसा स्पेंड करने वाला हूँ इस ईयर के अंदर, कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज एक महीने का खर्चा मैं 20,000 रुपीज़ के अंदर चलाऊंगा और साल का मेरा खर्चा 2,40,000 होना चाहिए। लेकिन किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी है, कोविड-19 है ना, किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से जो मैं लास्ट में अपने ईयर के एंड में देख रहा हूँ, मेरा खर्चा 2,40,000 की जगह 3,40,000 हो गया, तो मैं कौन से एक्सपेंडिचर को अपने काउंट करूंगा, मैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर को काउंट करूंगा कि साल की शुरुआत में जो मैं प्लान करके चल रहा था इस समय पे मैं उसके रेफरेंस में स्टडी करने वाला हूं। एक्चुअल में हो सकता है प्लान्ड और एक्चुअल सेम भी हो सकता है, प्लान्ड और एक्चुअल के अंदर डेविएशन भी हो सकता है। तो याद रखेंगे कि हमेशा एग्रीगेट डिमांड में बोल रहा हूं विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, जो प्लान कर रहे हैं वो खरीदने के लिए। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, प्लानिंग। प्लानिंग बिजनेस स्टडीज के हिसाब से नहीं, प्लानिंग का मतलब व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे हम लोग जितना भी स्टडी करेंगे इसमें हम सेक्टर्स के हिसाब से स्टडी करेंगे, एंड देयर आर मेजरली 4 सेक्टर्स इन आर इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड। हम लोग, आप, मैं, आपके घर वाले, मेरे घर वाले, ये जितने भी लोग हैं सारे सारे क्या हैं, ये हाउस होल्ड हैं। एक तो हम लोग होते हैं हाउस होल्ड, दूसरा एक प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं फर्म्स। फाइन, क्लियर होती है वाली बात। एक हम लोग हो गए, एक प्रोड्यूसर्स हो गए, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा फॉरेन सेक्टर यानी कि फॉरेनर्स। ये 4 हमारे जो उनसे हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड, द सेकेंड वन इज फर्म, द थर्ड वन इज what it is, government, and the fourth one is what, the fourth one is foreign sector, or we can say foreigners। अब जब हम पूरी कंट्री की डिमांड की बात करेंगे, यानी कि जिसे हम लोग सिंबॉलिकली AD से डिनोट करते हैं और जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन सेक्टर्स की डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं। हाउस होल्ड की डिमांड को हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि पहला सेक्टर वी कैन से इट टू बी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। पहला है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला सेक्टर हो गया हाउस होल्ड यानी कि हम लोग। और हम लोग बेसिकली जो डिमांड करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, हम लोग किस पर्टिकुलर एम से डिमांड करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। सो वी कैन डिनोट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय एन अल्फाबेट दैट इज C। क्लियर, समझ में आया। यानी कि पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड किस चीज के लिए परचेज करते हैं, किस चीज के लिए डिमांड करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, कंजम्पशन के लिए। ये हुआ मेरा फर्स्ट सेक्टर।
द सेकेंड वन इज फर्म्स, यानी कि फर्म बोल लें आप लोग, प्रोड्यूसर बोल लें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल लें, मोर और लेस इट इज सेम। और फर्म्स जो भी डिमांड करेंगी, फर्म्स डिमांड किस चीज के लिए करेंगी? फर्म्स डिमांड करेंगी विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। फर्म्स का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। हम लोग यानी कि यहां पर लिख सकते हैं फर्म्स, लेट्स से वी कैन राइट इट एज फर्म्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके है जी। और इसे हम लोग शो कर रहे हैं आई से, कि फर्म्स जितने भी हैं वो इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो मशीन परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स है चाहे वर्किंग कैपिटल है हमारा, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा फर्म्स के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। क्योंकि फर्म्स या प्रोड्यूसर्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं किस एम से? टू अर्न मनी। तो हम लोग कंजम्पशन के लिए, फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए, जो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ये सब कुछ परचेज करेंगे, जिससे कि वो आगे अपने बिजनेस को रन कर पाएं, ऑपरेशंस को रन कर पाएं स्मूथली और प्रॉफिट अर्न कर पाएं। तो ये हुआ मेरा फर्म्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। द थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखा जाए तो यहां पर मैंने इसे क्लासिफाई नहीं किया कि भाई ये कंजम्पशन के लिए है या ये कैसा है, ठीक है। क्या बताया मैंने आप लोगों को? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी, अगर मेरे माइंड में क्वेश्चन अराइज हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए करेगी या इन्वेस्टमेंट के लिए करेगी, तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है दोनों पर्सपेक्टिव से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए। पहला, गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन के लिए भी करती है, कि गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विसेज के अंदर डील करती है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, डिफेंस वगैरह में, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। दूसरा हो गया जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करती है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, रेलवेज को कंस्ट्रक्ट कर रही है, डैम, ब्रिजेस, मेट्रो, ये सारा का सारा क्या हो गया? ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो गवर्नमेंट दोनों चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट कंजम्पशन के पर्पज से भी चीजों को परचेज करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी चीजों को परचेज करती है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मैं दोनों पार्ट के अंदर क्लासीफाई कर सकता हूँ, कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैंने एक सिंगल वर्ड में लिख दिया, व्हाट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसे मैं डिनोट कर देता हूं जी से। ओके है जी। एंड द लास्ट वन इज फॉरेन सेक्टर। जब हम फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो फॉरेन सेक्टर के अंदर हम लोगों का क्या रहता है बेसिकली, कि हम लोग कई बार दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज भी करते हैं और दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स को सेल आउट भी करते हैं। जब दूसरी कंट्री के अंदर हम लोग गुड्स को सेल आउट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, और जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। आती है ये वाली बात समझ में? यानी कि दूसरी कंट्री में गुड्स सेल आउट करना एक्सपोर्ट है और दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करना इंपोर्ट है। अगर मैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को स्टडी कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं क्या चीज़ स्टडी करना चाहता हूँ? मैं स्टडी करना चाहता हूँ अपना एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट शो करता है कि हमारे गुड्स की डिमांड दूसरी कंट्रीज के अंदर कितनी है। हमारे गुड्स की डिमांड, जो मेरी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, उनमें से दूसरी कंट्री के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, दैट इज व्हाट दैट इज एक्सपोर्ट। लेकिन इसके अपोजिट एक ये वाली बात भी होती है कि मेरी कंट्री की डिमांड में सिर्फ मेरे ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स नहीं होते हैं, एट टाइम हम दूसरी कंट्री से भी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर मुझे नेट डिमांड देखनी हो कि इन एक्चुअल या फिर नेट डिमांड मेरे गुड्स और सर्विसेज की कितनी है, तो नेट डिमांड निकालने के लिए हम लोग फॉरेन सेक्टर के अंदर यूज करते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कितना हम लोगों ने किया उसमें से हम लोग माइनस कर दें इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट को सिंबॉलिकली हम लोग एक्स से शो करेंगे और इंपोर्ट को हम लोग सिंबॉलिकली एम से शो करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर नेट डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन द अदर कंट्रीज देख रहा हूँ, या फिर मैं एग्रीगेट डिमांड का वो कंपोनेंट देख रहा हूँ जहाँ पर मेरे गुड्स की डिमांड दूसरी कंट्रीज से आ रही है, यानी कि फॉरेन से आ रही है। तो ये हुए मेरे चार के चार सेक्टर्स। क्लियर हुई ये वाली बात? तो एग्रीगेट डिमांड मैंने बोला था, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ व्हाट ऑल दोस सेक्टर्स आर? हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। व्हाट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। किसके रेफरेंस में स्टडी करने वाला हूं इस चैप्टर को मैं?
मैं रेफरेंस कौन सा लेने वाला हूं? मैं रेफरेंस लेने वाला हूं इनकम। इनकम के बेसिस पे मैं देखूंगा इनकम पर मेरी डिमांड किस तरीके से डिपेंड करेगी, इसलिए चैप्टर का नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी है। एंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर, एक फिजिकल ईयर के अंदर देखता हूं मैं कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड कितनी है। तो अगर मैं इन शॉर्ट अब यहां पर एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला लिखूं तो मैं एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लिख सकता हूं। कौन कौन से हैं भाई? एक कंजम्पशन, एक आई, एक जी और एक एक्स माइनस एम। तो टोटल डिमांड या टोटल वर्ड यूज ना करके मैं वर्ड यूज करूं प्रॉपर, तो एग्रीगेट डिमांड पूरी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अब कभी भी आप लोगों को ये फॉर्मूला मिले तो आप लोग हैरत में ना आए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। आप एकदम से इसे समझने की कोशिश करें कि ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि पूरी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कितनी है। और फॉर्मूला हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज मेड बाय द फर्म्स, G is showing government expenditure whether it is made on the investment or consumption, and X minus M is showing net exports that is demand of foreign countries for our domestically produced goods। तो ये हुआ मेरा फॉर्मूला AD इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्योंकि पेपर पैटर्न के अंदर MCQs इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, तो आप लोग जब कभी भी सैम्पल पेपर स्टडी करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एट टाइम वो पूछ लेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। देखो बेटा, दो तरह से हम इकोनॉमी को डिफाइन कर सकते हैं। वन इज ओपन इकोनॉमी एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है वो इकोनॉमी जिसका दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन है, और आज के टाइम पे तो रेयरली कोई क्लोज्ड इकोनॉमी बची होगी, है ना। हर कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्शन है ही, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है ही। तो अगर कभी भी वो क्वेश्चन बोले ओपन इकोनॉमी में क्या होगा हमारा फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड का, या किसी से हम डिनोट करेंगे उसे, तो बेटा ये है फॉर्मूला। लेकिन एट टाइम अगर वो पूछ लें कि क्लोज इकोनॉमी के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रूल आउट कर देंगे, इसे हम हटा देंगे। तो मेरा एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा सी प्लस आई प्लस जी। गॉट इट? यानी कि कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, तो यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आज का ये वाला टॉपिक जो सा थ्योरेटिकल है, कल से हम लोग जो सा है वो ग्राफ्स पे आने वाले हैं, शेड्यूल्स पे आने वाले हैं। तो आज का इसे समझो। क्लियर? समझ में आया? तो एग्रीगेट डिमांड का क्लोज इकोनॉमी में फॉर्मूला हो गया सी प्लस आई प्लस जी। ओके जी। और जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस है, दैट इज कन्फाइंड टू 2 सेक्टर मॉडल। याद रखेंगे इस चीज को। एजम्पशन मान लें, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लें कि हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करने वाले हैं 2 सेक्टर मॉडल। हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 सेक्टर्स को स्टडी करेंगे, जिनमें से एक है मेरा हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन इज फर्म। इसलिए मैं जब भी फॉर्मूला लिखने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर, आगे जाकर जब भी मैं इसे यूज करूंगा इसके बेसिस में, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सी प्लस आई। जो मेरा सिलेबस के हिसाब से फॉर्मूला रहने वाला है, या जिसे मैं डिटेल में स्टडी करने वाला हूं, दैट विल बी इक्वल टू सी प्लस आई। क्लियर हुआ? दैट इज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्या मानकर चलते हैं कि हम लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड आर मेंट फॉर कंजम्पशन एंड द सेकंड वन दैट इज प्रोड्यूसर्स और द फर्म्स आर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? एक एक कंपोनेंट को अब हम लोग आगे स्टडी करना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से इसके शेड्यूल्स, ग्राफ्स और न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अभी जितना समझाया है इसे आप लोग ढंग से समझ लेंगे, क्योंकि कोई भी MCQ वो पूछ ले, चाहे वो क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल पूछ लें, 3 सेक्टर मॉडल पूछ लें, 3 सेक्टर ये है ना, या ये पूछ लें कि गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए जो सा है डिमांड करती है, कैसे भी क्वेश्चन आए, आई होप नाउ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और किसके रेफरेंस में स्टडी करने वाले हैं? इनकम से रिलेट करने वाले हैं कि इनकम पर एग्रीगेट डिमांड कैसे डिपेंड करती है, इनकम पर मेरा कंजम्पशन कैसे डिपेंड करता है। फाइन, चलिए आज इतना ही रखते हैं। कल का लेक्चर और इम्पोर्टेंट हो जाएगा बहुत, ठीक है, क्योंकि कल से हम लोग फॉर्म में आ जाएंगे पूरा। फाइन, चलिए आज तो वार्म अप था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।